सिंदूर कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है, जिसके बाद ये युद्ध विराम हुआ था। अब आपको हम बताते हैं कि हमने इस ऑपरेशन में क्या हासिल किया है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए 5 जो आतंकी हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, उसमें पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। वो बड़े आतंकी जिनको पाकिस्तान शह देता था उनको मार गिराया गया है। यहाँ पर जो 5 आतंकी थे उसमें मुदस्सर खादियान उर्फ अबू जंदाल का नाम शामिल है। लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ यह आतंकी है और मुरुदके के मरकज तैयबा का यह प्रभारी था। मौत के बाद पाकिस्तान सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर इसको दिया था। तो आप समझिए कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना यहां पर शह देती थी इन आतंकियों को। मरियम नवाज की ओर से फूल चढ़ाए गए बाकायदा जब जनाजा यहां पर इस आतंकी का निकला। इसके अलावा हाफिज मोहम्मद जमील जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ यह आतंकी, मौलाना मसूद अजहर का सबसे बड़ा भाई और बहावलपुर मरकज सुभान अल्लाह का यह प्रभारी था, जिसको यहां पर हलाक किया गया इस ऑपरेशन में। युवाओं की भर्ती, फंड इकट्ठा करने की अहम भूमिका ये यहां पर निभाता था और इसको भी यहां पर ढेर कर दिया गया इस ऑपरेशन के जरिए। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद जी उर्फ घोसी साहब जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ यह आतंकी था। आतंकी मसूद अजहर का यह बहनोई था और जैश ए मोहम्मद में हथियारों की ट्रेनिंग का प्रभार इसको दिया गया था और हथियारों की ट्रेनिंग ये वहां पर आतंकियों को दिलाया करता था। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में यह शामिल रहा। IC 814 हाईजैकिंग केस में भी ये वांटेड था। यहां पर एक और आतंकी खालिद उर्फ अबू अकासा, ये लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ था और जम्मू कश्मीर में कई आतंकी हमलों में ये शामिल था। अफगानिस्तान से हथियारों की तस्करी में ये शामिल रहा। फैसलाबाद में इसको सुपुर्द खाक किया गया और कई पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी इसके जनाजे में यहां पर शामिल हुए। इसके अलावा मोहम्मद हसन खान जैश ए मोहम्मद का ये एक और आतंकी जिसको यहां पर इस ऑपरेशन में निशाना बनाया गया। ये आतंकी मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था और असगर खान POK में जैश का ऑपरेशन कमांडर है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में अहम भूमिका इसकी रही है। तो ये बड़े नाम हैं जो इस ऑपरेशन में मारे गए हैं, जो ऑपरेशन भारत ने इन आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान में चलाया था। तो इससे गहरी चोट पाकिस्तान को लगी थी। उसके बाद बौखलाकर पाकिस्तान ने यह हमला किया था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, पाकिस्तान की इस गुस्ताखी की सजा किस तरह से उसको मिली है, इसको एक और तरीके से आपको समझाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई में 5 बेस भारत ने तबाह कर दिए हैं। इन बेस को जरा आप देखिए। रहीम यार खान बेस जो कि दक्षिणी पंजाब में है और ये बड़े कमर्शियल एयरपोर्ट के साथ सैन्य बेस है और इसको यहां पर निशाना बनाया गया। तो ये एक बड़ी चोट थी पाकिस्तान पर। ये राजस्थान की सीमा के काफी पास है और ड्रोन ऑपरेशन का भी ये ठिकाना रहा है पाकिस्तान के और यहां पर भारत ने इसको पाकिस्तान को चोट पहुंचाई है। ये चकवाल एयरबेस को भी निशाना बनाया गया है। चकवाल एयरबेस पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुरीद में था और यहां पर ड्रोन और मानव रहित हथियारों का ये केंद्र बताया जाता है, जहां से ऑपरेट किए जाते हैं UAVs और ड्रोन, जिसके जरिए पाकिस्तान यहां पर आतंक फैलाने के प्रयास करता है। शाहपार 1 और यहां पर वायर कटार TB2 ड्रोन यहां पर तैयार किए जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण ठिकाना पाकिस्तान का जिस पर चोट पहुंचाई है भारत ने। इसके अलावा यहां पर चकलाला एयरबेस जो कि रावलपिंडी पंजाब में मौजूद है। रावलपिंडी आपको बताएं पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के बहुत नजदीक है ये और यहां तक पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान को चोट हमने पहुंचाई है। यहां पर पाक वायुसेना की कई स्क्वाड्रन मौजूद रहती हैं। जाहिर तौर पर वो पाकिस्तान की महत्वपूर्ण जगहों में से एक है उनके लिए और यहां पर भी पाकिस्तान को सबक सिखाया गया और इस जगह को भी नुकसान पहुंचाया गया है। रावलपिंडी एयरबेस पर निशाना साधा गया। JS-17 और मिराज जैसे लड़ाकू विमानों की तैनाती यहां पर रहती है। रफीकी एयरबेस ये पंजाब के शेरकोट में है। पंजाब जो पाकिस्तान का एक प्रांत है उसमें रफीकी एयरबेस, यहाँ पर कई स्क्वाड्रन और फाइटर जेट पाकिस्तान के मौजूद रहते हैं जिनको यहाँ पर निशाना बनाया गया। इसके अलावा इन 5 बेस में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सुकूर एयरबेस है।
ये कराची सिंध में स्थित है। कराची एक और महत्वपूर्ण शहर पाकिस्तान का, जहां पर एक और एयरबेस को यहां पर टारगेट किया गया। F-16 J-17 जैसे फाइटर जेट के फ्लीट यहां पर तैनात रहते हैं और यहां पर भी तबाह इस एयरबेस को किया गया है। तो पाकिस्तान के 5 एयरबेस जहां पर खामियाजा उसको भारत में की गई गुस्ताखी का उठाना पड़ा है। और ये कितनी महत्वपूर्ण पाकिस्तान के लिए जगहें थी, इसका अंदाजा आप लगाइए। कराची जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहरों में से एक है, उसके नज़दीक एयरबेस और उनकी राजधानी के पास रावलपिंडी में एयरबेस को निशाना यहां पर बनाया गया है। तो ये स्थिति है। 4 दिन तक ये ऑपरेशन चला, उसके बाद फिर अब अंजाम पर यहां पर ये पहुंचा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। विंग कमांडर गीतांजलि सिंह हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड संदीप थापर साहब हैं, आप भी सुरक्षा विशेषज्ञ हैं। राजीव, हिमांशु और उमा शंकर हमारे साथ हैं। उमा, पहले आपसे शुरुआत करते हैं। प्रतिक्रियाएं दोपहर में आना शुरू हुई, उसके बाद स्थिति साफ हुई कि अब आखिरकार युद्ध विराम यहां पर हो रहा है। कैसे ये चीजें आगे बढ़ी, जरा इसको आप बताइए। जी देखिए, पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से हमले हो रहे थे, भारत उसका लगातार जवाब दे रहा था और साथ ही साथ ये भी साफ करता जा रहा था कि अगर पाकिस्तान नहीं रुकेगा तो भारत उसी ताकत के साथ जवाब देता रहेगा। आज जो डेवलपमेंट बीती रात से हुआ, बीती रात पाकिस्तान ने कुछ बड़े हमले किए, हालांकि उन हमलों को नाकाम कर दिया गया और भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। और उसके बाद जो है एक डेवलपमेंट ये हुआ कि पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, माफ़ कीजिएगा, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से बात की और उनको आपसी बातचीत के जरिए जो समझौता है उस तक पहुंचने की बात कही। इसके बाद पाकिस्तान जो है, उनके विदेश मंत्री का बयान आया और उनके जो रक्षा मंत्री है उनकी तरफ से भी बयान आया। और फिर जो है जो DGMO का जो कॉल है वो 3:35 पर पाकिस्तान की तरफ से आया और जिसके बाद जो है भारत के DGMO से उनकी बात हुई और द्विपक्षीय तरीके से दोनों जो है सहमति तक पहुंचे। जो मौजूदा टकराव की स्थिति बन गई थी, जो फायरिंग और जो सैन्य गतिविधियां चल रही थी, उसको रोकने का एक समझौता, एक सहमति जो है वो बनी है। बड़ी बहस इस बात पर हो रही है कि क्या ट्रंप ने समझौता किया या नहीं किया। यहाँ एक बारीकी को समझने की जरूरत है कि अगर हम मध्यस्थता की बात करते हैं तो एक फ्रेमवर्क के तहत होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं, जहां उनकी टीम भी जाकर बैठती है, बात करती है और दोनों ही पक्षों के साथ जो है वो एक समझौते तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जो अमेरिका ने इस मामले में किया है पर्दे के पीछे, वो ये किया है कि अपने असर का इस्तेमाल किया है। और एक आखिरी बात ताबिश 2 मिनट चाहूँगा आपसे कि भारत जो है उसने कभी भी किसी भी देश की, तीसरे देश की जो मध्यस्थता है वो नहीं स्वीकारी है पाकिस्तान के मद्देनज़र, खासतौर पे शिमला समझौते के बाद। और ये जो है सैद्धांतिक तौर पे ये कहना गैर मुनासिब होगा कि भारत जो है वो तीसरे देश की मध्यस्थता के जरिए वो इस सहमति तक पहुंची है। और ये भी ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा सीज फायर हो गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की प्रक्रिया शुरू हो रही है। ये जो मौजूदा टकराव का माहौल बना था उसमें एक विराम लगा है, एक सहमति बनी है। और हालांकि अभी ये नतीजे सामने आ रहे हैं, शायद कुछ उल्लंघन की बात भी सामने आ रही है जो कि राजीव हमारे सहयोगी बताएंगे, लेकिन फौरी बात यही है, सीधी बात यही है कि DGMO का कॉल आया, भारत ने अपनी बातें की बिना किसी शर्त के, ना इधर से ना उधर से, ना आगे से ना पीछे का, इस सहमति तक पहुंचा गया है। और भारत जो है आतंकवाद पर अपने फर्म रुख पर कायम है, उसको लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लेकर वो चलता रहेगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। फिलहाल युद्ध विराम यहां पर हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है किसी भी तरह की कोई बातचीत पाकिस्तान के साथ होगी। हिमांशु, इसके साथ यह भी साफ कर दिया गया है कि कोई भी आतंक की कोशिश एक्ट ऑफ वॉर समझी जाएगी। ये कड़ा संदेश भी पाकिस्तान को साथ साथ दिया गया है। देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार की एक नई रणनीति, एक नई स्ट्रैटेजी, एक नई डॉक्ट्राइन सामने आई है सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ, और भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है। और महत्वपूर्ण यह है कि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी
जो हमें दी गई थी कि अगर भविष्य में कोई आतंकी हमला होता है तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर आगे अपनी रणनीति बनाएगा और जवाबी कार्रवाई करेगा। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चेतावनी पाकिस्तान को भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दी है कि भविष्य में अगर सीमा पर आतंकवाद की कोशिशें होती हैं तो भारत उसे एक्ट ऑफ वॉर मानकर फिर अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। साथ ही आप देखिए ट्रेड को भारत ने रोक दिया है, जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट था वो लगभग रुक गया है। सिंधु जल संधि जो है उसके कार्यान्वयन को भारत ने स्थगित कर दिया है और ऐसा लगा कि चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश अलग अलग मोर्चे पर भारत ने की और जो भी मिलिट्री और नॉन मिलिट्री ऑप्शन भारत के सामने थे उन सब का भारत ने बहुत प्रमुखता से इस बार इस्तेमाल किया है। और इसी के मुझे लगता है इसका भी एक नतीजा हमें आने वाले महीनों में ज़रूर दिखेगा तबेश। लेकिन एक छोटा अपडेट है पीटीआई की तरफ से कि कल जो पंजाब के अलग अलग हिस्सों में ब्लैकआउट के लिए ऑर्डर्स जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा दिए गए थे, अभी फिलहाल उसको इन्फोर्स पंजाब में नहीं किया गया। जी बिल्कुल, तो ये अपडेट भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। राजीव, जल्दी से आपके पास भी यहाँ पर आऊंगा। इन 4 दिनों में पाकिस्तान को अच्छा सबक यहाँ पर जरूर मिल गया होगा और पाकिस्तान की आर्मी को भी अपनी औकात पता चल गई होगी कि यहाँ कहाँ टकरा रहे हैं और इसका क्या नतीजा होगा, कितना नुकसान अब तक हुआ उनको इसमें। देखिए, नुकसान की तो बात बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जब तीनों सेनाओं का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसकी जो लास्ट वर्डिंग थी उसको समझने की बात है कि भारतीय सेना पर अगर फिर से कोई हमला होता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। यानी पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। भारतीय सेना सतर्क और तैयार है। सबसे बड़ी बात कि भारतीय सेना को जो ऑब्जेक्टिव सौंपा गया था, जो लक्ष्य सौंपा गया था, उसका उसने पूरी तरह हासिल किया। जो प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, जिन्होंने आतंकी हमला किया है, जो साजिश जहां पर रची गई, हम उनको कल्पना से भी करे जो है उनको सजा देंगे। 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, न केवल पीओके में बल्कि पाकिस्तान में भी। और पाकिस्तान के जो पंजाब प्रांत है, जो बहुत बड़ा एक कह सकते हैं ताकतवर प्रांत है, वहां पर बहावलपुर में हमला करना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। और जो बड़े आतंकी जो मारे गए हैं, जो एक समझा जा सकता है कि भारत एक मैसेज दिया कि आप अगर इस तरह के आतंकी कारखाने चलाते रहिएगा, वो आतंक भारत में फैलाते रहेंगे तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यही नहीं, जो भारतीय सेना, जो पाकिस्तानी सेना के जो ड्रोन से हमला हुआ है, बाकी दूसरी जो कार्रवाइयों का जो जवाब दिया है, उसकी इतनी भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ी है। पाकिस्तान का कई सारे अगर एयरबेस की बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरी तरह तबाह हो गया है। यानी पाकिस्तान जो है, जो कई सारे एयरबेस है, वह यह नहीं देख पाएगा कि कोई कहीं बम गिर रहा है, कहीं रॉकेट गिर रहा है, तो यानी ट्रैक नहीं कर पाएगा। जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, खासतौर से एलओसी की बात करें, पार की बात करें, तो वो लगभग पूरी तरह से तबाह हो गए। भारत की ताकत का पता लग गया है। और सबसे बड़ी बात कि भारत को एलओसी क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे जो मिसाइल हैं, हमारे जो बॉम्ब हैं, या हमारे जो दूसरे जो वेपन सिस्टम है, वो इतने ताकतवर हैं कि वो पाकिस्तान को कह सकते हैं कि नानी याद दिला देने की काफ़ी है। और पाकिस्तान ने जितने भारत पर हमले किए, हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, सबको उसने बेकार कर दिया। उसके जो सारे जो हमले जो थे लगभग निष्क्रिय साबित हुए। क्योंकि हमारे पास जिस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है, चाहे L-70 की बात करें, चाहे सिल्का की बात करें, या फिर S-400 की बात करें, पाकिस्तान जो है एक भारत कह सकते हैं कि एयर डिफेंस का जो हमारा जो अम्ब्रेला है, उसका भेद पाना पाकिस्तान के लिए जस्ट कह सकते हैं कि नामुमकिन है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये भी इस बार पाकिस्तान को दिख गया कि भारत का जो यहाँ पर सिस्टम है, ये एयर डिफेंस सिस्टम, वो अभेद्य है। उसको भेद पाना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। और अगर हम हमला करेंगे तो कहां तक पहुंचेंगे। 5 एयरबेस को निशाना भारत ने बनाया और कितना नुकसान उस पर हुआ है ये भी हमने यहाँ पर आपको बताया। विंग कमांडर गीतांजलि सिंह, ये भी यहाँ पर टेस्ट हो गया कि एक के बाद एक जो ड्रोन पाकिस्तान यहाँ पर भेज रहा था, ज्यादातर को यहाँ पर गिरा दिया गया। और इससे ये भी स्पष्ट है कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है और कितना पुख्ता है। बिल्कुल सही कहा आपने तविश के भारत का कितना सटीकता से हर किसी जो टारगेट है उसको स्ट्राइक करना, और अपने टारगेट्स को जो कि पाकिस्तान ने कोशिश की पिछली 2 रातों से, टारगेट्स को, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, हमारे सिविलियन पॉपुलेशन को, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज को, आम नागरिकों को टारगेट करने की, और उसको हमने कितना हमारे एयर डिफेंस ने बचाया है। और
जो उसके खिलाफ हमने काउंटर एक्शन दिए हैं, विद इन एयर हमने उसको डिसइंटीग्रेट किया है ताकि हमें ग्राउंड पे कुछ नुकसान ना हो पाए। तो ये बहुत अच्छे से इस पूरे ऑपरेशन में दिखा है कि भारत कितने अच्छे से अपनी टेक्नोलॉजी यूज कर पा रहा है, इंडियन आर्म फोर्सेस कितनी उनकी तैयारी किस लेवल की है और किस तरीके का प्रोफेशनलिज्म है इंडियन आर्म फोर्सेस का। सो ये एडी डिफेंस का जो एग्जाम्पल है, मुझे लगता है ये बहुत दिनों तक पढ़े जाने वाला है। और सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में भी इस कॉन्फ्लिक्ट में जो हमने अचीव करके दिखाया है कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। हमने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। पहले दिन जो फेस किया वो सिर्फ वादियों को टारगेट किया। उसके बाद जो एस्केलेशन हुआ दोनों रातों में, वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। और ये मैसेज बहुत क्लियर है कि आप भारत के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेंगे तो हम बैठेंगे नहीं, चुप नहीं रहेंगे, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वो दिया गया। और एडी डिफेंस सिस्टम की सुप्रीमेसी आज की डेट में जितने भी जगह पे हमने टारगेट करने की कोशिश की, वो 100% हमने अचीव किया है। तो ये जी। बहुत अच्छे से इसका एक उदाहरण है, परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 ऑल्सो। तो ये सबके पास विजिबल भी है और दिखाई भी दे रहा है कि हमने क्या अचीव किया है इससे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पाकिस्तान की क्षमता का भी यहाँ पर सबको अंदाजा हो गया कि कहाँ पर वो ठीक बैठते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर संदीप थापर साहब, इन सब हमलों में ड्रोन तो हमने देखे, पटाखों की तरह आसमान में वो फूट रहे थे, उनको आसमान में ही क्षतिग्रस्त कर दिया गया। लेकिन इस बीच एक फतेह 2 मिसाइल भी दिखी जिससे निशाना दिल्ली की तरफ बताया गया कि लगाने की कोशिश पाकिस्तान ने की, लेकिन वो कबाड़ की तरह पड़ी हुई नजर आई। ट्रक में उसको ले जाते हुए शॉट्स भी वहां पर दिखे। जरा इस मिसाइल के बारे में आप बताइए, और ये जिस पर बड़ा फख्र करता है पाकिस्तान, वो भी भारत के डिफेंस सिस्टम के सामने कुछ नहीं है, ये भी जरा आप बताइए। देखिए, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को फैक्ट चेक मिल गया है कि उनकी काबिलियत जो वो समझते हैं बहुत ज्यादा है। अ, उसका क्या हश्र होगा अगर वो लड़ाई होती तो, क्योंकि उन्होंने जो भी हमारे पे लॉन्च किया, आप 15 से लेके 20 शहरों पे टारगेट करते हैं, एक भी जगह आप कामयाब नहीं होते। पहले 2 दिन जो वो लॉन्च करते रहे, पहले दिन उन्होंने ड्रोन लॉन्च किए, कहीं भी हिट नहीं हुआ। मैं बड़ा खास अखबारों में देखता रहा, न्यूज में, कहीं हिट हुआ होगा, कुछ भी नहीं। जब अगले दिन फिर उन्होंने मिसाइल लॉन्च किए और एयरफोर्स लॉन्च की कल, तो कुछ एयरपोर्ट पे कुछ उनका हुआ है, लेकिन जवाब में हमने उनके साथ ये तबाह कर दिए। अब ये जो मिसाइल आप इसकी बात करें, मीडियम रेंज, ये बड़ी घातक मिसाइल होनी चाहिए थी अगर ठीक से चलाई गई, और ये काफी डैमेज कर सकती थी, लेकिन हमारे S-400 ने इसको गिरा दिया। तो पाकिस्तान को एक और चीज पता चली होगी कि S-400 जिसको उन्होंने नकार दिया था, वो आयरन डोम की, इजराइल के आयरन डोम की तरह बहुत ही शक्तिशाली है, प्रोटेक्टिव है। और मैं तो इस लड़ाई में सबसे ज्यादा विक्टर अगर चुनना हो हिंदुस्तान फौज में, तो हमारी एयर डिफेंस को चुनूंगा, जिन्होंने असली लड़ाई उन्होंने जितवाई है हमें। ऑफ कोर्स एयरफोर्स का भी कामयाब बहुत गजब का काम रहा है, लेकिन एयर डिफेंस, दोनों एयरफोर्स की और आर्मी की एयर डिफेंस मिलके बेसिकली कंट्रोल एयरफोर्स करती है, बहुत कामयाब रही है पाकिस्तान को एक सबक सिखाने में कि आप पहुंच भी नहीं सकते हमारे साइट्स पे। बाकी तो बात की बात है कि आप क्या करेंगे। उन्होंने सोचा कि हम इनको हिट करेंगे और फिर हम एयरफोर्स बगैर किसी बेखौफ हम एयरफोर्स लेके टारगेट करेंगे। हमारी एयर डिफेंस रही, हमने उनको टारगेट किया, लेकिन फिर भी एक्टिव रही कि हम अब लाइए अपनी एयरफोर्स, हम दिखाते हैं आपको। बिल्कुल, कई तो सारे उनको फैक्ट एक चेक पाकिस्तान मिल को गया यहाँ पर है। मिल गए होंगे संदीप थापर जी। ये तब है जब हम सिर्फ उनकी हरकतों का जवाब दे रहे थे। ये भी सोचिए आपके इस पर उनको इतना झेलना पड़ा है, तो अगर हमने खुलकर उनको जवाब दे दिया होता तो फिर क्या अंजाम उनका होता, ये यहाँ पर देखने वाली बात है। आप लोग बने रहेगा हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी आर्मी का रियलिटी चेक हो गया है। पाकिस्तान के सारे हमलों को भारत के डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया है, और साथ ही पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को भी
तबाह कर दिया गया, कई लड़ाकू विमान गिरा दिए गए और उसके बाद अब सीज फायर यहां पर हुआ है। तो पाकिस्तान को इस बार सबक अच्छे से मिल गया है कि भारत से अगर टेरर फैलाने की, आतंक की कोशिश वो करेंगे तो वो किस तरह की चीजों को उसके बाद उनको झेलना पड़ेगा। ये तस्वीरें हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, कैसे हवा में ही जो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान की तरफ से हमला करने की कोशिश की गई, उसको हमारे डिफेंस सिस्टम S-400 ने किस तरह से हवा में ही नष्ट कर दिया। और ये जो ड्रोन इस मंशा से भारत की तरफ छोड़े गए थे कि कोई नुकसान ये भारत में पहुंचाएंगे, वो आतिशबाजी की तरह, चाइनीज पटाखों की तरह आसमान में फूटते हुए नजर आए। ये तस्वीरें जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत तकलीफ हो रही होगी तस्वीरें देखकर। पाकिस्तानी मिसाइलें किस तरह से पटाखों की तरह भारतीय आसमान में फूटती हुई नजर आई, और जब भारत ने जवाब दिया तो वो पाकिस्तान के दिल में जाके लगा, और जो उनके 5 एयर ठिकाने थे, एयरबेस थे, वहां पर भारत ने चोट की। तो आप यहां पर इससे देखिए कि पाकिस्तान को क्या भुगतना पड़ा है और उनकी हरकतों का कितना असर यहां पर हुआ है। पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने तबाह हुए हैं, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, चकलाला एयरबेस, रहीम खान यार, ये वो एयरबेस थे जहां पर भारत ने चोट पहुंचाई है। और ये ऐसे एयरबेस हैं जिसमें से एक एयरबेस तो पाकिस्तान की राजधानी के बेहद नज़दीक है और एक एयरबेस जो है वो कराची के बहुत नज़दीक है। तो आप सोचिए पाकिस्तान के दिल में कैसा खौफ यहाँ पर बैठा होगा कि भारत कहां तक पहुंच सकता है और कितना कड़ा जवाब उनको यहां पर मिल सकता है। उमा शंकर सिंह हमारे साथ हैं। उमा, ये 4 दिन की जो जद्दोजहद पाकिस्तान की तरफ से की गई थी भारत को नुकसान पहुंचाने की, ये तो नाकाम हो ही गई है, लेकिन दुनिया के सामने एक तरह से पाकिस्तान बेनकाब भी हो गया है कि किस तरह से आतंकियों के साथ उनके जनाजे में उनकी सेना खड़ी हुई नजर आई और उस आतंकियों के ऊपर किए गए भारत के हमले को डिफेंड करता हुआ पाकिस्तान नजर आया। जी बिल्कुल, ये जो मामला है वो दर्शाता है कि कैसे भारत के खिलाफ जो आतंकवाद होता है उसमें पाकिस्तान एक स्टेट के तौर पर उसमें शामिल है, क्योंकि जो फौजी थे पाकिस्तानी वो वर्दी में थे उस जनाजे में, उस नमाज के वक्त, और पूरी जो दुनिया है उसने उस दृश्य को देखा। तो इससे ये पुख्ता तौर पे साबित होता है कि पाकिस्तान जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स की बात बेशक करता हो, लेकिन असल में वो स्टेट के तौर पर आतंकवाद को सपोर्ट करता है। तभी आतंकी के पीछे वर्दी में फौजी वहां पर खड़े होते हैं और आज के सम्मान के साथ जो है वो जनाजा जो है निकाला जाता है। जहां तक पाकिस्तान के एक्सपोज होने की बात है तो साफ तौर पे नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान गलती पर था और दुनिया के देशों ने अपना जो असर है उसका इस्तेमाल किया। सऊदी अरब जो है उसने अपने विदेश राज्य मंत्री को यहाँ भेजा था, फिर उसके बाद वो गुरुवार को यहाँ थे, शुक्रवार को इस्लामाबाद पहुँचे। अमेरिका भी जो है अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, और आखिरकार पाकिस्तान को यह एहसास हुआ कि वो गलती पर है और दुनिया उसका साथ नहीं देगी। तभी डीजीएमओ की तरफ से, पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से 3:35 पर भारत के डीजीएमओ को कॉल आया और फिर आपसी सहमति से दोनों इस नतीजे तक पहुंचे कि जो सैन्य गतिविधियां हैं, जो फायरिंग है, उसको रोकने की एक जो सहमति है वो बन गई। लेकिन भारत ने इसके साथ ये भी साफ कर दिया है कि कोई और शर्त जो है वो न तो पहले और न बाद में इसको लेकर लागू है, और जो बाकी जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स पहले लिए गए हैं, चाहे वो सिंधु नदी समझौते को बेंच में डालने की या फिर डिप्लोमेट्स को वापस भेजने की, वीज़ा को बंद करने की, तो वो तमाम जो भारत के कदम हैं वो अपनी जगह प्रभावी हैं और भारत जो है पाकिस्तान के साथ बातचीत का कोई चैनल भी नहीं खोल रहा। एक फौरी तौर पे 7 मई के बाद जो एक स्थिति पैदा हुई थी जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ गया था, सैन्य स्तर पे ये जो है वो बढ़ता जा रहा था, उसको रोके जाने की सहमति बनी है। तो पाकिस्तान जो है क्योंकि एक ऐसे विकेट पे खड़ा था जो जिसमें वो आतंकवाद का सपोर्ट करते हुए साफ नज़र आता है, इसलिए दुनिया के देशों ने और सऊदी अरब जैसे देश ने भी इंटरवीन किया और पाकिस्तान को भारत के साथ बात करके, द्विपक्षीय तरीके से बात करके इस सहमति तक पहुंचने को मजबूर किया। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस सहमति तक पहुंचने पर पाकिस्तान को मजबूर किया गया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये एक मैसेज है कि यहाँ पर सुधर जाइए, नहीं तो क्या इंजाम आपको यहाँ पर भुगतने होंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं, विंग कमांडर गीतांजलि, आपके पास यहाँ पर मैं आऊँगा। देखिए, बहुत कुछ यहाँ पर इस बार टेस्ट हुआ है पाकिस्तान के लिए। एक तो जिन हथियारों पर वो फख्र किया करते थे वो भारत ने दिखा दिया कि आपकी क्षमता क्या है और कितना नुकसान आप झेल सकते हैं। ये जो टेस्ट एक तरह से यहाँ पर टेंशन क्रिएट करने का पाकिस्तान ने किया था, इसका कितना खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है, ज़रा आप बताइए, क्योंकि आप बेहतर तरीके से जानती हैं 5 जो एयरबेस जहां पर नुकसान पाकिस्तान को हुआ है वो कितनी बड़ी क्षति है इनके लिए।
आपका आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहा मैम, उसको अनम्यूट आप कर लीजिए प्लीज। तभी अभी जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी। तो जितने हमने एयरबेसेस टारगेट किए वो एक रिस्पांस और रिटेलिएशन था, जो कि पाकिस्तान की तरफ से एस्केलेशन का जवाब भारत ने दिया। जितने भी हमने एयर बेसेस अभी आपने बताए, 9 हमने आतंकवादी जिनको हमने अपनी लिस्ट के हिसाब से टारगेट रखा। पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी, 9 के 9 आतंकवादियों को हमने न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद हमारी तरफ से रावलपिंडी तक के एयरबेस को, और इसमें से भी पंजाब की सरहद के तरफ में और राजस्थान के पास तक भी हम पहुंचे हैं। जी तो जितने एयरबेसेस हम सोच सकते हैं, उसके बाद एक बीच में एडी साइट, जो कि उनका कंट्रोल सेंटर, एडी एयर डिफेंस का कंट्रोल सेंटर था, उसको हमने निस्तानाबूद किया है। सो अगर आप इस पूरे ऑपरेशन का रिजल्ट देखते हैं, तो जो अचीवमेंट भारत और भारतीय वायुसेना और भारतीय आर्म फोर्सेस ने किया है इस ऑपरेशन में, वो काबिले तारीफ है। और आज की डेट में आप देखेंगे जितने भी उनके मेजर सेंटर्स थे, जो कि एडी सेंटर है या एम्युनिशन डिपो है या फिर फ्रंट लाइन वेस्टर्न सेक्टर के एयर बेसिस, उनको हमने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, जो कि रिपोर्ट्स में आ रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी कवर किया गया है। तो ये एक प्रूफ है कि अगर हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर्स, और पाकिस्तान के पास भी अगर 5th जनरेशन या 6th जनरेशन फाइटर्स हैं, और एडी सिस्टम है या फिर फतेह मिसाइल है, लेकिन उसको ऑपरेट कौन कर पा रहा है, क्या उतना प्रोफेशनलिज्म है, क्या उतनी सटीकता से हम उसको यूज कर पा रहे हैं कि जो हम एडवर्सरी को डैमेज करना चाह रहे हैं या जो एक्शन या काउंटर एक्शन हम उससे चाह रहे हैं, वो हम उस वेपनरी से एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। भारत के केस में इस पूरे ऑपरेशन में ये बहुत क्लियर है, जो हमने अचीव करना चाहा वो हमने अचीव किया है, इस तरीके से कि उसके 6 एयर बेसेस को जी गहरा नुकसान हमने पहुंचाया है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो हमने अचीव करना चाहा वो तो हमने अचीव यहां पर किया, लेकिन संदीप थापर साहब, वो जो ड्रोन बहुत सारे छोड़कर पाकिस्तान प्रयास कर रहा था, आपको क्या लग रहा था उस कोशिश के पीछे, क्या उनकी मंशा दिख रही थी, जो बार बार इस तरह का प्रयास कर रहे थे कि टेंशन लगातार बनी रहे एलओसी पर और ये ड्रोन के हमले दिखाए जाएं कि बड़े स्तर पर वो भारत पर हमला कर रहा है? देखिए, ड्रोन एक वॉरफेयर ऑफ द फ्यूचर है। ये यूक्रेन रशिया में ने हमें दिखा दिया है कि ये आगे की लड़ाई में काफी हद तक एयरफोर्स को ये रिप्लेस करेगा, टारगेटिंग करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए। तो ड्रोन सभी फौजें ड्रोन में बहुत हेवीली इन्वेस्ट कर रही हैं, सारे मुल्क कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले 2 दिन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया, ज्यादा रैकी ड्रोन्स थे, ऑफेंसिव ड्रोन्स कम थे। उन्होंने बेसिकली टारगेट किया कि पता करने के लिए कि हमारी एयर डिफेंसेस कहाँ हैं और हमारे इंस्टॉलेशन कहाँ हैं। ऐसा होता है कि जब रडार्स खुलते हैं और एयर डिफेंस एलिमेंट्स, तो उनका एक डिजिटल सिग्नेचर होता है जिससे कि उसकी लोकेशन टैप हो जाती है। तो वो उन्होंने कोशिश किया। मुझे ये था कि एक्चुअली वही हुआ कि इसके असेस करने के बाद उन्होंने एयरफोर्स को लॉन्च करना था, लेकिन तीसरी रात को साइमल्टेनियसली दोनों ने लॉन्च कर दिया। तो ड्रोन्स होते हैं एक्सपेंडेबल। आप नहीं उम्मीद रखते कि आप ये वापस आएंगे और रीयूज होंगे, वैसे तो होने चाहिए, लेकिन आप लेके चलते हैं कि ये तबाह होगा। अच्छा, तीसरा, ये सस्ते हैं। तो ये आप 8, 10, 15 अगर बर्बाद भी हो गए तो इतना हर्ट नहीं करता एक फौज को। वीजा भी एक हवाई जहाज भी जाए तो बहुत ज्यादा चोट लगती है। तो इसलिए ड्रोन्स को उन्होंने बल्क में इस्तेमाल किया, और जितना बल्क में करोगे उतना, क्योंकि स्लो मूविंग लो एल्टीट्यूड जो होते हैं, जो डिफेंडर होता है उसको इनको टारगेट करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऊपर में। सो ऑल दीज फैक्टर्स को लेके बल्क में यूज बेनिफिशियल होता है, ये उन्होंने सोचा। लेकिन हमने काफी हद तक ड्रोन मार गिराए, और बेस्ट ये था कि हमने उनको ऑफेंसिव ड्रोन, जिसमें कि आर्मामेंट फिक्स था, उसको कहीं पे बर्बादी नहीं करने दी हिंदुस्तान में। तो ये एक अचीवमेंट है हमारी।
बिल्कुल उमा, लेकिन अब आगे के अगर हम नतीजों की यहाँ पर बात करें तो अब इसके आगे पाकिस्तान के लिए क्या यहाँ पर हो सकता है? यहाँ पर आईएमएफ के लोन की बात हुई, उमा हमारे साथ शायद नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास आऊँगा मैं, गीतांजलि जी, कि देखिए आईएमएफ से जब बेल आउट उनको मिला तो बड़ी इसकी चर्चा यहाँ पर हुई कि ऐसे हालात में क्यों उनको इस तरह से मदद जो है वो की जाए। ऐसे में आगे क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के इन मंसूबों को, जो आतंकियों को शय देने की उनकी एक पुरानी आदत रही है, उस पर काबू पाया जाए? क्या वहां पर होना चाहिए? देखिए, आईएमएफ का जो लोन है वो ऐसा तो नहीं है कि उसकी फंडिंग एक ही दिन में पहुंच जाएगी या कुछ ही घंटों में उनको वो राहत मिल जाएगी। पाकिस्तान की आज की डेट में जो स्थिति है डिफेंस के इन्वेंट्री की, या बात करें कि पाकिस्तान की खुद एक देश के हिसाब से जो आर्थिक स्थिति है, वो हम सबको पता है। तो ऐसा नहीं है कि आईएमएफ से जो राहत उन्हें मिली है वो एकदम से इफेक्ट करेगी। पर अगर हम इंटरनेशनली देखते हैं तो ये एक स्टेप, कोई वेलकम स्टेप नहीं है आईएमएफ की तरफ से, क्योंकि इंटरनेशनली अगर आप देखते हैं तो भारत देश है जो आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। अगर एडवर्सरी एक ऐसा देश जो कि पाकिस्तान है, जो आतंकवादियों के जनाजे में पुलिस, उनके जो सीनियर आर्म फोर्सेस ऑफिशियल्स हैं वो यूनिफॉर्म पहन के पहुंचते हैं, उस जनाजे के अंदर शामिल होते हैं, तो ये एक बहुत क्लियर कट एग्जांपल है दैट कहाँ पाकिस्तान आतंकवाद के जो टॉपिक है उस पर किधर खड़ा है। जी। तो ये उनके अगेंस्ट नहीं, उनके साथ है। तो आईएमएफ की तरफ से जो ये लोन दिया गया है, मैं मतलब इसको कंडेम करती हूँ, बल्कि कि ये ऐसी रियायत नहीं है जो देनी चाहिए थी और इस टाइम पे देनी चाहिए थी। लेकिन बात ये भी है कि वो एकदम से उन्हें बेल आउट कर भी नहीं पाएंगे और जी, एकदम से उनकी कोई स्थिति इंप्रूव भी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल। यहाँ पर ये बात तो है ध्यान रखने वाली कि किस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान यहाँ पर करता है, लेकिन उमा कहते हैं कि आपका असली दोस्त कौन है ये मुश्किल के वक्त में ही पता चलता है। अब जब यहाँ पर ऐसे हालात बने तो दुनिया भर की कैसी प्रतिक्रिया यहाँ पर रही? पाकिस्तान को जाहिर तौर पर जैसी वो उम्मीद कर रहा था वैसा समर्थन तो यहाँ पर मिलता हुआ नहीं दिखा। जी बिल्कुल ताबिश, आपके सवाल पे भी आऊँगा। आप पहले आप पूछ रहे थे कि पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता क्या है। पाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता ईमानदारी का रास्ता है, और जो एक सहमति बनी है, जो मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था उसको रोकने की, अगर उस पर बने रहना है तो पाकिस्तान को दो बातें बहुत ही मुस्तैदी के साथ करनी पड़ेगी। अव्वल तो ये कि उसको आतंकवाद पे लगाम लगाना पड़ेगा, पूरी तरह से नकेल कसनी पड़ेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता है और फिर पाकिस्तान से जो उसकी ज़मीन से चलने वाला आतंकवाद जो है वो फिर से भारत पर कोई हमला करता है और कोई जान जाती है, तो भारत सरकार ने आज अपनी तरफ से पूरी तरह से साफ कर दिया है कि उसे भारत के विरुद्ध युद्ध का आगाज माना जाएगा। तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो फौरी तौर पे जो सहमति बनी है वो कोई अंतिम एक परिणति नहीं है, बल्कि वो बल्कि एक पड़ाव है, और इससे पाकिस्तान को ये मौका मिलेगा कि वो न सिर्फ आतंकवादियों को पनाह देना, उसको संगठित होने देना, उसको संरक्षण देना, उसको राजकीय सम्मान देना, ये छोड़ दे, बल्कि साथ ही साथ उसको ये भी देखना होगा कि इन सब चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए वो किस तरीके से अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल कर भारत के ऊपर हमले करने के लिए करता रहा है और भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा है। तो ये आगे की राह उसके लिए जो है वो इस राह पे चलेगा तो शायद उसके लिए बचाव ज़्यादा संभव है। जहाँ तक दुनिया के देशों की बात है तो हम सब ने देखा कि दुनिया के देशों को इस बात की चिंता सताने लगी कि दो युद्ध, एक इजराइल गाजा और दूसरा रूस यूक्रेन युद्ध दुनिया में पहले से चल रहा है, और जिस तरीके से दोनों देश जो है भारत और पाकिस्तान तनाव की ओर लगातार बढ़ते जा रहे थे, ऐसे में खतरा तीसरे युद्ध का भी बन गया था। तभी चाहे सऊदी अरब हो, उसने तो बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई, उसके तो विदेश राज्य मंत्री दिल्ली भी आए और वहाँ वो इस्लामाबाद भी गए। हालांकि सऊदी अरब ने क्रेडिट नहीं लिया है जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने लेने की कोशिश की है। तो तमाम देशों ने अपने असर का इस्तेमाल करने की कोशिश
कोशिश की और उस असर का भी इस्तेमाल है कि पाकिस्तान को ये समझने को मजबूर होना पड़ा कि भारत के साथ उसको द्विपक्षीय बातचीत के जरिए एक सहमति तक पहुंचना है और तभी डीजीएमओ का फ़ोन आया और ये बात जो है वो बनी। तो दुनिया के देशों की चिंताएं जो है अब थोड़ी दूर हुई है, लेकिन पाकिस्तान के अगले लक्षणों पर निर्भर करेगा कि ये अस्थायी तौर पे ये जो अभी व्यवस्था बनी है चलेगी या फिर उसको तोड़ता है वो, तो भारत को ताकत के साथ उस पर प्रहार करना पड़ेगा। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और ये संदेश तो उम्मा चला भी गया होगा पाकिस्तान को कि अगर आगे कोई गुस्ताखी हुई तो उसका क्या नतीजा होगा। संदीप थापर साहब, लेकिन आप कहते हैं ना हर चीज़ के नियम कायदे होते हैं, लड़ाई के भी नियम कायदे होते हैं, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जिस तरह की हरकतें की ऐसा लगता नहीं कि उन्हें किसी की भी परवाह है। भारत में सिविलियन एरियाज जो रिहायशी इलाके हैं उनको टारगेट कर रहे थे और पाकिस्तान में ये तक देखा गया कि सिविलियन फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी और यहाँ पर वो भारत पर ये दिखा रहे थे कि वो भारत पर हमला कर रहे हैं, ड्रोन छोड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान को किसी की परवाह नहीं है। ये उनकी पुरानी आदत है, झूठ बोलना, चीजों को तोड़ना मरोड़ना, और ये जो गलत तरीके अडॉप्ट करना, ये हम पाकिस्तान आर्मी से एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए 47 से लेके जब उन्होंने अटैक किया तो जब लोगों ने पूछा आप क्यों कर रहे हैं, बोले हमने कमाई दी है। उसके बाद मुझे याद है जब मैं था इन कारगिल में, उनके जब डेड बॉडीज जवानों की वापस कर रहे हैं तो बोले ये तो हमारे ट्रुप्स हैं ही नहीं, ये तो वो हैं टेररिस्ट हैं, तालिबान वाले हैं। बाद में जाके उन्होंने एग्री किया कि ये लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स हैं, तो फिर उन्होंने लिया। तो झूठ बोलने में तो 26/11 में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया पहले कि ये हमारे बंदे नहीं है। जब बाद में पकड़ा गया कि पिंडी का बंदा है तो जाके माने कि हाँ जी हमारे हो सकते हैं। सो इनसे एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक लिमिट तक एक्सपेक्टेड है कि एक प्रोफेशनल आर्मी एक लिमिट तक कुछ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करती है, लेकिन जानबूझ के सिविलियन एयरक्राफ्ट में लोगों की जान खतरे में डालना, ताकि हो सकता है हिंदुस्तान ना रिएक्ट करके उनको हिट करे, आपको मसाला मिल जाए कि देखो हिंदुस्तान ने एक सिविल एयरलाइनर को गिरा दिया। ये क्रिमिनल है। मैं तो समझता हूँ इसका प्रूफ अगर है तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए, इनको वॉर क्रिमिनल साबित करना चाहिए कि इन्होंने ऐसी हरकतें की कि लाइव्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस को इन्होंने सामने रखा और खतरे में डाला। लेकिन उससे यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो किसी भी बात को यहाँ पर मानने के लिए तैयार नहीं है। विंग कमांडर गीतांजलि जी ये हर चीज को झुटलाते हैं। जिनको दुनिया टेररिस्ट कहती है उनके जनाजे में आर्मी के लोग खड़े होते हैं, उनको श्रद्धांजलि बाकायदा दी जाती है एक सूबे के मुख्यमंत्री की तरफ से। बिल्कुल तविश, ये जैसा सर ने भी बोला, ये पाकिस्तान की कभी से चलती आई हुई और कभी से नोन एक एटीट्यूड है और नेचर है कि ये देश हर अपने सैनिकों को अगर एक्सेप्ट करना होता है तो उनके लिए स्टैंस यही रहता है कि ये लोग हमारे नहीं हैं। ऐसे ही अपने ड्रोन्स के लिए, अपनी मिसाइल्स के लिए, अगर हम बालाकोट में देखें तो बालाकोट में भी जो हमारे पास एमिनेशन आया था, हर चीज को सिरे से नकारना और किसी चीज को ओन अप ना करना। ये एक जनाजा की जो पिक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये इतना सोशल मीडिया पे या हर जगह पे दिखाई जा रही है जिसमें दिख रहा है कि आला अधिकारी भी शामिल हैं। तो इससे प्रूव होता है कि आतंकवादियों के लिए ना ही एक ब्रीडिंग ग्राउंड है बट एक सेफ प्लेस है पाकिस्तान। अब ये इंटरनेशनली नोन एक फैक्ट हो गया है कि पाकिस्तान का स्टैंस आतंकवाद के खिलाफ क्या है, कि हम उनके आतंकवादी हमले के लिए अगर हम एक्शन लेने जाते हैं तो वो वापस आके रिटेलिएट करते हैं और हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं। तो ये तो एक बहुत क्लियर कट मैसेज है और नेचर सामने आ रहा है पाकिस्तान का, और नोन भी है इतने सालों से। इतनी लड़ाइयों में हमने देखा है, पिछले कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने देखा है कि कैसे वो एक्ट एंड रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अगर सीज फायर अनाउंस हुआ है तो उसके लिए इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर और जो भी हमने अभी तक जितनी भी सैंक्शंस या जो भी हमने अनाउंसमेंट्स किया था, भारत उस पे स्टैंड स्टिल है। और आज की डेट में भी 5 बजे के बाद भी यही कहा गया है कि अगर सीज फायर का उल्लंघन होगा तो एस्केलेशन होगा और जवाब तो दिया जाएगा।
बिल्कुल, As far जाहिर as तौर पर बाकी ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपने फिर से गुस्ताखी की तो उसका अंजाम क्या होगा, ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऑपरेशन सिंदूर में अब फिलहाल यहाँ पर युद्ध विराम हुआ है, लेकिन संदेश के साथ पाकिस्तान को कड़े कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आतंक पर विराम उसको लगाना ही पड़ेगा। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे।